आपका रिजल्ट आ गया था ना, मुझे याद भी रह गया, कुछ आया नहीं। ठीक है, उससे पहले हम मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं अल्कोहल फिनॉल से। अल्कोहल फिनॉल किसने इसमें दे रखा है? पूछो, याद है? लास्ट दिन क्या पढ़ा के भेजा था मैंने, ये बता देना। लास्ट डे में तो कुछ पढ़ाया होगा ना? हाँ ठीक है, और कोई टॉपिक भी करवाया था मैंने। तो अलग से तो उसका नाम भी तो होगा। हाँ, रेट लो ऑर्डर्स में, और उसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप नहीं आए थे ना लास्ट वाली क्लास के दिन, बीमार थे आप कह रहे थे। टॉपिक का नाम तो बता दो। हाफ लाइफ के आगे कुछ पढ़ाया था, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया था बिल्कुल लास्ट। कुछ नहीं याद रहता तुम्हें। चलो हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने, सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस होता क्या है ये सबको पता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो मिलके बनता होता है। छोटा छोटा नोट्स बना लेना ताकि आपका रिवीजन नोट्स भी तैयार हो जाए बन के। हेडिंग है हमारी सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस मिलता बनता कैसे है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये छोटी क्लास से हम जानते होते हैं। सॉल्यूट हमेशा लेसर क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इन दोनों को मिलके हमारा क्या बन जाता है? कोई भी सॉल्यूशन बन जाता है। बट आपको 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस आपको याद होगा जिसमें सॉल्यूट क्या होते हैं? एक से ज़्यादा, मतलब दो सॉल्यूट होते हैं। इसमें कोई दो तरह के सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट और इसके बाद कोई एक सॉल्वेंट होगा। इसी को कहते हैं हम बाइनरी। बाइनरी का मतलब ही कितना होता है? दो होता है। ये पहले पेज में ही एनसीईआरटी में नीचे वाली लाइन में आपको लिख के दिया हुआ है ये चीज़। ठीक है, इसके बाद कुछ न कुछ टर्म्स पढ़नी है। मोस्टली हम रिवीजन में ही जा रहे हैं, याद आ रहा है सारी चीज़ें। इसके बाद हम सॉल्यूशन को ना कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ते होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलारिटी। तो रिवीजन के अंदर हम एक एक क्वेश्चन भी सबके फॉर्मूला रिवाइज करवाते जाऊंगी, एक एक क्वेश्चंस भी करते चले जाएंगे। फॉर्मूला तो रिवाइज होना चाहिए, तब मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट लिखो आप लोग कंसंट्रेशन टर्म, ये ज़रूर लिख लेना, याद रह जाएगा आपको। ऊपर वाला तो चलो आपको पता ही होगा। कंसंट्रेशन टर्म्स, एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट में सबसे पहला आता है आपको वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी। श्रेयस आप बताओ, मोलैरिटी बड़ा एम छोटा एम? छोटा एम क्या होता है शिव? मोलैरिटी तो ये लिख दी, छोटा एम ये बड़ा एम होता है। मोलैरिटी छोटा एम, मोलैरिटी। जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं वो मास परसेंटेज, जो हमेशा वेट बाय वेट में निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकलेगी, मोलैलिटी और पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म बताना, आप बताना अमन। पीपीएम मास परसेंटेज निकलता है इसके अंदर वेट बाय वेट फॉर्म में। ठीक है, सो एक एक करके डिटेल बताऊंगी। आप लोगों को तो पता लगना चाहिए क्या लिखा है ये। हाँ, वो क्या है वो मुझे भी नहीं आता, बताओ। पीपीएम किसको आता है? तो आपको क्यों नहीं आता, भूल गए हो आप? पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम जिसको नहीं पता है वो लिखेगा पार्ट्स पर मिलियन वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 वाले की, कि वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, हमेशा जब हमें निकालना है न्यूमेरिकली करना होता है। ठीक है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल इसके अंदर कैसे करेंगे हम? हमेशा एक चीज़ ऊपर रहेगी, सॉल्यूट हमेशा कम में, और दूसरा हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किस चीज़ में होगा आपका? कोई
सॉलिड फॉर्म में होगा, तभी हम क्या ले रहे हैं इसका वेट, और दूसरा क्या ले रहे होंगे, लिक्विड ले रहे होंगे। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला जो आपको निकालना हो वेट बाय वॉल्यूम, तो लिखो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम्स का मतलब वही वेट के फॉर्म में हो गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करी है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में दे दिया, कुछ बोल रहे था, नहीं वैसे तो नहीं, अगर मैंने आपको क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान रखना कि मैंने आपको सॉल्यूट दे दिया 20 ग्राम्स, सॉल्यूट किसी भी चीज़ का, ये 9th वाले बच्चों को भी कन्फ्यूज़न होती है, आप लोगों को भी होगी। सॉल्यूट दे रखा है 20 ग्राम्स, सॉल्वेंट कह रही हूँ मैं आपको 80 ग्राम्स है, ठीक है। पर फॉर्मूले में नीचे क्या लिख रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट लिख रखा है, तो सॉल्यूट कितना ले लोगे आप, 20 ले लोगे। नीचे क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना लेना है श्रेयस, यहाँ पे 100 लेंगे, ठीक है। तो जब ये न्यूमेरिकल अभी कोई दूंगी तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि सॉल्यूट गिवन है या सॉल्वेंट, नीचे आपको सॉल्यूशन ही लिख के देना है। दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, मास परसेंटेज निकालने का। मास, इसमें बस कोई परसेंटेज का टर्म नहीं था तो कुछ भी मैंने छेड़छाड़ नहीं की है, वेट बाय वेट ही है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इन, ये भी ग्राम्स में आ जाएगा, और इनटू क्या कर दूंगी 100, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है। तो दोनों का पर समझ आ गया फॉर्मूला, ठीक है। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये इतना पूछते नहीं है बट अलग अलग करवा दिया है मैंने कि क्या होगा। अब फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, जल्दी जल्दी इसका आंसर निकालेंगे। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज is dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water, full stop, calculate the mass percentage of the solution, calculate the mass percentage of the solution। इसमें तो मैं आपको ऑप्शन भी देना चाहूँगी, मैं ऑप्शन इसमें लिख के लेके आई थी। पहला ऑप्शन है आपका 10%, दूसरा है 9%, 0.9%, 9.09%। जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें से आप मुझे बताइए किसका क्या ऑप्शन आ रहा है। आ गया होगा सबको, मास परसेंटेज निकाल, फॉर्मूला भी सिखाई दिया है, सॉल्यूट इन ग्राम्स, सॉल्वेंट इन वो, बस कैलकुलेट ही करना है आपने। क्या बच्चे, लीटर नहीं, वेट बाय वेट। आपने पहले लिखा था ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कहाँ पे, तब इस केस में लिखवाया था ना, वॉल्यूम के केस में लिखवाया था ना, तभी मैंने इसको रेड से चेंज किया ना, अब वो वेट बाय वेट के फॉर्म में ही आ गया, निकल गया। दिखा देखती हूँ ज़रा, चलो ये तो ठीक निकाला, मुझे लगा आप लोग भी वही गलती करोगे, दिखाना ज़रा। 110 किया ना गड़बड़, देख ऑप्शन देख के ही गड़बड़ किया होगा, ऐसे नहीं करते। आपका कितना आया, ये आपका भी क्यों नहीं पता लग रहा है क्या बोल रही हूँ, कुछ अलग लैंग्वेज थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये क्या है, सॉल्वेंट। क्या ये सॉल्यूशन दिया था मैंने, तो सॉल्वेंट, और तो नीचे क्या लिखना था फॉर्मूला में, सॉल्यूशन, तो 100 + 10 नहीं आना था। अभी तो खुद ही उधर आप लोगों ने 100 बोला था चीख के जब मैंने ऊपर करवाया था, और ऊपर 10 × 100 हुआ गड़बड़। आपका मैं हो गया सही, अब कितना आया कैलकुलेट करके, 0.9 नहीं आएगा, ये वाला आंसर आना चाहिए। 0.9 एग्जैक्ट कैसे नहीं आएगा ना, 0.9 देख के पता लग रहा है। 100 / 10 / 110,
मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन गलत लिखा होगा। कैलकुलेट करना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम बाय वेट का मतलब क्या हो जाएगा। ध्यान से देख, अब आ गया ना, आ गया होगा, लास्ट वाला ही कुछ आया होगा, नहीं आया आपका डिवाइड करके? आया? अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, वॉल्यूम बाय वेट। तो उसमें समझ जाना कि जो सोल्यूट होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड वाले फॉर्म, क्योंकि लिक्विड की हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम में जो भी फॉर्म निकालते होते हैं। और नीचे जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा किस फॉर्म में हो सकता है, वेट की फॉर्म में हो सकता है। क्या कह रहे हो? हाँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है एक, मैंने लिखा नहीं है वो, ये वाला आप कह रहे हो ना इसमें कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी, वॉल्यूम बाय वेट भी है, ठीक है। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एनसीईआरटी में जो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही है, और वॉल्यूम बाय वेट भी होता है, दूसरी हेल्प बुक में लिखा हुआ है। तो एक ये निकल जाएगा। इसके बाद ये सब तो निकाल लेंगे हम, छोटे मोटे हैं, अपना ग्राम वेट वॉल्यूम करके निकाल लेंगे। मेन कौन सा है, मोलारिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन और मोलार, छोटा एम, ये 4 ppm भी नहीं। तो अब हम बारी स्टार्ट कैसे करते हैं, मोलारिटी की। मोलारिटी की डेफिनेशन भी एक लिख लो, याद रह जाएगा, रिवाइज हो जाएगा क्योंकि दोबारा से लिखोगे। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, equal to the number of gram moles of solute present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution। ये मोलारिटी कैपिटल M, इसका सिंबल भी कैपिटल M होता है और इसकी यूनिट भी क्या होती है, कैपिटल M होती है, ठीक है ना। ये बात तो हमें पता है, यूनिट भी कैपिटल M। फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा, बट आपको मोल्स, आप इतनी लेट क्यों आते हो, जल्दी निकलना ज़रा, आप कल से आधे घंटे की क्लास में पहुँचे हो, ठीक है। मोलारिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कुछ गड़बड़ लिख रही हूँ आज, पता नहीं क्या हो गया मुझे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स वाला रिवाइज कर रहे हैं, सॉल्यूशन को ही रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब कुछ बच्चों को पता होगा कि मैं मोल्स कैसे निकालने हैं। किसी को आते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? आपने तो पढ़ा स्कूल में, याद है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बिल्कुल ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास मतलब कोई क्वेश्चन में मास गिवन होगा, उसके बाद मोलर मास क्या होता है, जो हम छोटी क्लासेस में निकालते होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे वाटर का मोलर मास निकाल के दो, तो इसका कितना होता है, 1 होता है ना मास नंबर, 1 × 2 + 16, तो ये 18U, ये इसका क्या हो गया, मोलर मास। और गिवन मास कुछ ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन फटाफट। 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पेन भी चाहिए। 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी लिखो, मोलारिटी निकालनी है। 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड present in 100 ml of aqueous solution. Calculate the molarity of H2SO4। फॉर्मूला तुम्हें बता ही दिया, क्या पता तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड का आता ना हो। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब एक एक स्टेप से निकालने चलते हैं हम, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले क्या निकाल लोगे आप लोग, मोलर मास, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकालेंगे आप, मोलर मास। मैं कुछ निकाल के बताऊंगी नहीं, इसका पहले निकालना है आपको मोलर मास, वो आप निकाल लोगे, ठीक है। वही 2 3 ऐड करके जो भी ऐड करते होते हैं। गिवन मास कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। गिवन मास कितना है,
49। तो एक चीज़ तो मिल जाएगी आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए, सबसे पहले यही निकालना है ना, फिर तो उसको वॉल्यूम में पुट करोगे। तो आप इसका मोलर मास निकाल दीजिए, एच का कितना होता है वो सब निकाल के, फिर आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल दो, फिर वॉल्यूम इन लीटर जो आपका गिवन है, फिर मोलैरिटी निकल जाएगी। लगी शेप पता कि नहीं? उसका मोलर मास कितना है? मोलर मास तो आपको छोटी क्लास में सिखाया गया होगा, मास नंबर निकालना 32, पूछना ही है तो तुम्हें। ये देखो इसका जो इसका मास नंबर होता है ना हाइड्रोजन का 1 × 2, बीच में प्लस लगेगा, 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 अप्रॉक्स 98 यू आएगा, मुझे याद है ये, बस निकाल के देख लो। 98 अगर आता है तो सही है, किसी को कुछ और आएगा तो बता देना, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर। 98 ही आया ना, बस ठीक है। अब क्या निकालोगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले निकाल लो, 49 डिवाइडेड बाई 98 करके, और उसको डिवाइड मत करना, उसी फॉर्म में रखना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। आगे निकाला, आगे आंसर निकाल लिया, कितने मोलर आए? आगे क्या किया बताओ? डिवाइड किया 100 से मल्टीप्लाई। हाँ, ये हो गया होगा आपका 98, फिर ये कैसे निकला आपका 49 डिवाइडेड बाई 98। तो इस फॉर्मूले में पुट करूंगी तो 49 डिवाइडेड बाई 98 बाई 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 बाई 1000, तो इट इज़ इक्वल टू 40। इसको डिवाइड करके कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा यही बना होगा, यही फॉर्म बन रही है ना आपको। जब सॉल्यूशन करोगे तो मोलैरिटी निकलते हुए तो नहीं निकल रहा ना, नहीं निकल रहा ना, हाथ रुके हुए हैं ना न्यूमेरिकल। मोलैरिटी बस यही याद रखना कि मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, और मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का तरीका ही क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। टेस्ट हुआ इस चैप्टर का? अभी नहीं कराया ना, स्कूल में न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, इसके न्यूमेरिकल वगैरह कुछ अभी नहीं कुछ करा रहे। इसके बाद हम नॉर्मेलिटी करेंगे, अगर बाकियों का इसका आंसर निकल जाएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि भूल गया? नहीं पता। और मोलैरिटी छोटा m इन kg। ये बना, इसका आंसर बताओ मुझे नहीं आ रहा। एक नंबर आएगा, कैलकुलेशन इतनी खराब। 5। हाँ, इधर दोनों जने का कुछ नहीं निकला, निकल गया, मार्कर से चेक करूँगी तो वो कट के हो जाएगा 5। आपका क्यों नहीं आया? इधर मार्कर से काटा मार दूंगी मैं, इतना कॉम्प्लिकेट जो किया है। नहीं हो रहा आपसे? कैलकुलेशन में करवाऊंगी इसको, जरा यहाँ पे स्पेस छोड़ के। आप चलो आगे बढ़े, नॉर्मेलिटी पे चलते हैं हम। आपका आ गया था ना 5? ये फ़ोन से तो नहीं आया था? तो हेडिंग डालो नॉर्मेलिटी, इसके बाद नॉर्मेलिटी थी ना, नॉर्मेलिटी बेसिक कैलकुलेशन है इसमें। तो नॉर्मेलिटी हेडिंग डाल ली। मोलैरिटी तो निकाल लेते हैं बच्चे, फंसते किसमें है? नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी की भी छोटी सी डेफिनेशन वापस से रिवाइज करने के लिए, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute, gram equivalent of solute present in 1 liter of a solution, present in 1 liter of solution। लिख लिया? रह तो नहीं गया किसी बच्चे का? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, डन। अब नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ना, इसका अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला तो कुछ और बनेगा, बट इसको निकालने के लिए हमेशा 3 स्टेप फॉलो करना। जैसे मोलैरिटी निकालने के लिए पहले आपने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिए थे, तब निकला ना मोलैरिटी। इसमें सबसे पहले आप निकालोगे मोलर मास। मोलर मास समझ आ गया? जो वही जो H2SO4 का जैसे निकाला था, क्लियर है? मोलर मास निकालने के बाद आप निकालने जाओगे इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास निकालना ही नहीं हमें अभी तक आता, हमें पता ही नहीं। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है
मोलर मास अपॉन, अब यहाँ पे मैंने n लिख दिया है, ठीक है। अब ये n यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आयंस कैसे निकालूं, अगर मैंने आपको दे दिया कि HCl, इसमें अगर एसिड रहेगा, फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन है, मैंने एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड का पीछे दिया था ना आपको मैंने, अगर कोई एसिड रहेगा तो उसमें जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे। अगर नीचे कोई क्वेश्चन में आपको मैंने बेस दे रखा होगा तो बेस का OH नेगेटिव, अगर बेस के बाद मैंने कोई सॉल्ट दे रखा होगा तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है वो, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको मैंने HCl दे दिया है, ठीक है, तो HCl का मोलर मास कितना होता है 2 + 35.5, ठीक है, 37.5 आ जाएगा, 2 के 1 लिखूंगी ना, बताते भी नहीं हो यार तुम लोग, 36.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 36.5 लिख दूंगी। अब नीचे n में क्या पुट करूंगी, HCl में कितना H है 1, सबको पता लग रहा है, तो यहाँ क्या लिख दूंगी 1 है। अगर मैंने H2SO4 लिखा होता तो जो आपका 98 आया था, 98 के बाद H कितने हैं यहाँ पे 2, क्लियर है, ठीक है। वैसे OH का भी जो कोई एग्जांपल आएगा तो OH का भी देखेंगे। तो पहले नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या निकालना है, मोलर मास निकालेंगे, दूसरे वाले केस में इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास का ये क्राइटेरिया है। थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप पे कह रहा है हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, जो सेकेंड स्टेप में आपने निकाला होगा। देवेंद्र सोना नहीं है, अगर ये लिख लिया आपने तो मैं क्वेश्चन देती हूँ एक दो जो भी हमें करना है। दो क्वेश्चन लिख लिया, अब समझ आया नॉर्मेलिटी, करवाया तो होगा ही, भूल गए होगे, याद है 3 स्टेप में था। चलो इसमें लिखो क्वेश्चन, लिखवा क्वेश्चन हो गया, सबने उतार लिया ये। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, calculate the normality of a solution containing 5 gram of sodium hydroxide NaOH, 5 gram of NaOH dissolved in 250 ml of solution। हो गया, 2 हो गए इतनी जल्दी, बड़ी जल्दी हो गई, ठीक है, लिख भी लेना। डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। अब पहले खुद ही अपना दिमाग लगाओ आप लोग कि क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। मोलर मास आपको नहीं निकालना आता है, क्यों? आपको 30 तक मास नंबर नहीं याद है? आपको बताती हूँ, इनको थोड़े ना आके बताऊँगी। NaOH का मास क्या कर, फिर कैसे निकालोगे इस चैप्टर में? आपको पहले 20 तक वो लर्न करवाऊँ। कहाँ है Na? वो सोडियम का कितना होता है मास नंबर, वो याद है सोडियम का? वो बनाना पड़ेगा, बना के पता चलेगा। इसको ऐड करोगे तो इसका ये होता है ऑक्सीजन का 16, हाँ, तो इसका मोलर मास निकल जाएगा। अब मोलर मास के अलावा सब रकम हो जाएगा। और इसका कितना है, OH कितने हैं, एक ही है इसमें, तो वहाँ पे निकल जाएगा। बंदी कर दिया, भूल गई हो? आ जरा पीछे वाला भी लिखवा के देखती हूँ। 32 होता है ये, हाँ, सल्फर का 32 होता है, 23 होता है। इधर दिखाना कितना है आपका, 0.125। ये क्या निकल गया नॉर्मेलिटी? एक ही लाइन में निकाल दिया अपने काट के। गलत होगा तो गलत है, हाँ, थोड़ा सा गलत हो गया। 0.125 आपने क्या पूरा आंसर निकाला है कि सिर्फ मोल्स निकाले हैं? पूरा आंसर नहीं निकला होगा, सिर्फ मोल्स निकला होगा आपका।
मोल्स फिर भी आ जाएगा इतना, 5 ग्राम है ना, 5 डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास 40 निकल गया होगा आपका। तो 5 डिवाइडेड 40 0.125 होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, पर मैंने क्वेश्चन चेंज किया हुआ है थोड़ा सा। एनसीईआरटी का आंसर तो नहीं लर्न कर लिए। स्टेप वाइज करो एक बार, हो जाएगा। पहला स्टेप में क्या हो गया, इसका आंसर कितना निकला होगा 40, ठीक है। इसका निकल गया हमारे पास 40, इसका क्या हो गया होगा 40 डिवाइडेड बाई 140। फिर इसमें क्या किया होगा, गिवन मास कितना दे रखा है, कहाँ, हाँ सबको 0.125 आ रहा है। मैंने कितने लीटर दिया है, 250 लीटर दिया है ना आपको। 1/8 कितना होगा, 1/8। ये गिवन मास कितना दे रखा है हमें 5, और इक्विवेलेंट मास कितना है, नहीं कुछ गड़बड़ किया है आप लोगों ने यहाँ पे, मुझे क्वेश्चन देखने दो। कैलकुलेट द, हम नॉर्मेलिटी निकाल रहे हैं ना, नंबर ऑफ गिवन मास। 1 मिनट बस चेक कर लेती हूँ। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, उसको तो आप लोगों ने कहीं पे लिया ही नहीं। 3 स्टेप तो ले गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी आप लोगों ने निकाल लिया है, और इसका फॉर्मूला तो लिखाया ही नहीं आपको नॉर्मेलिटी का एक्चुअल, ठीक है। आज मैं शायद थोड़े थक चुकी हूँ। 3 स्टेप तो बता दिए ना, यहाँ पे तो निकल ही क्या होगा जो आपने निकाला है। इसका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ही नहीं लिखा है आप लोगों ने अभी। ग्राम इक्विवेलेंट क्या आया, बाकी को कितना आया 0.125 आया है। ग्राम इक्विवेलेंट सबका यहीं पे आ गया, नहीं तो आप इसको 5/40 के फॉर्म में छोड़ भी सकते हो। अब आप लिखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई, बताओ क्या होएगा, मास ऑफ इन लीटर्स। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब, हाँ क्या आ जाएगा, 2 भी नहीं आना चाहिए। मैंने इसको सॉल्यूशन नहीं किया, पर 2 नहीं आना चाहिए। ये आपका अगर 5/40 है, मैं इसको अगर फ्रैक्शन में ना करूं तो ये कितना आ गया होगा, 1/8 आ गया होगा। तो 1/8, एक और मैंने फॉर्मूला स्टेप भी खा गया, 1/250 था, 250 किस में था, ml में, ये क्या हो जाएगा 1000। चलो जैसे भी आप कर लो, उतना कॉम्प्लिकेटेड मेरे से होगा नहीं। 1000 डिवाइडेड बाई 250 अब आपका निकलेगा, मैंने फॉर्मूला ही छोड़ दिया। 0.5 है। हाँ अब सही आना चाहिए, हाँ 1/2 या 0. हाँ वो तब सही हो जाएगा। इसका है ये डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। भूल गई मैं फॉर्मूला ही लिखना। लगा शिप पता, आपका नहीं आया आंसर, बाकियों का तो इधर तो निकाल दिया आप दोनों ने, आपका भी निकल गया, आपका पुराने वाले की कैलकुलेशन बस पेंडिंग है आपकी, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी के बाद लिखो मोलैलिटी, छोटा m, छोटा m। हेनरीज लॉ के पास तो थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। छोटा m लिखो, मोलैलिटी लिखो, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, it is equal to the number of moles of the solute present in 1 kg of the solvent। 1 kg या तो 1000 ग्राम, 1 kg of the solvent। देन फॉर्मूला लिख लो, छोटा m is equals to moles of solute divided by मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स नहीं, क्या होगा नीचे, नीचे क्या आना चाहिए बता, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
मास ऑफ ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, फिर नीचे तो मास ही लेते हैं ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इसके एक न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है आपको। मोलैलिटी का भी क्वेश्चन करना था क्या? चलो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, साथ में ही करवा देती हूँ। मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन भी समझाती हूँ थोड़ा। मोल फ्रैक्शन होता क्या? मोलैलिटी और मोलैलिटी तो पता चल गया, एक किस में था, लीटर में है, और दूसरा किस में होता है, केजी के अंदर होता है। नॉर्मेलिटी वगैरह का फॉर्मूला आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि 3 स्टेप में निकालना है, तीनों निकालने के बाद फिर जाके हमारा निकलेगा। मोल फ्रैक्शन किसको किसको याद है कि दोनों चीज़ों का सम कितना होता था मोल फ्रैक्शन में? 1, दोनों निकाल के 1। अब हमारी हेडिंग है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसी का, जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी कोई सोल्यूट या सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हमने, तो इसका इंटायर जो सम होगा वो कितना होता है हमेशा मोल फ्रैक्शन में? 1 पे उसको हम लेते हैं कि वो 1 होता है, कि ए का मोल कितना है, बी के मोल कितना है। मोल फ्रैक्शन के अंदर हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्सटेंस के क्या निकालने वाले हैं, मोल्स निकालने वाले हैं, और इन दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो न्यूमेरिकल जब करवाए थे तब बताया भी था कि एक का निकाल लो और दूसरे का 1 में से माइनस कर देते हैं। आपने तो किए थे ना न्यूमेरिकल्स इसके 2 4। क्या कह रहे हो? ये मोल्स होते हैं। हाँ, ये ए का मोल्स, ए तो कोई सब्सटेंस है, कोई भी एग्जांपल में जैसे क्वेश्चन कराऊंगी ना उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। कोई सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस का मोल निकालना है, ठीक है। टोटल ओवरऑल जो भी 2 सब्सटेंस होगा, जैसे कि सॉल्यूशन में रिएक्टेंट और सॉल्वेंट होते हैं ना, एक समझ लो सॉल्यूट है, एक आपका क्या है, सॉल्वेंट है। उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम हमेशा मोल फ्रैक्शन में क्या आएगा, 1 आएगा। और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस है। दोनों की यूनिट सेम होने की वजह से कट जाता है। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। क्या कह रहे हो? दोनों को मोल्स, हाँ दोनों के मोल्स निकालेंगे। नहीं, मोल फ्रैक्शन निकाल के फिर वो एंड वाली बात कर रहे हो ना, बिल्कुल स्टेप के अंदर। हाँ वो बात वहाँ पे सबसे पहले निकालना क्या है इसके अंदर, इसका क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, वही मैं कह रही। फिर वो प्लस करेंगे, फिर इसका क्या निकाल लोगे, मोल्स निकाल लोगे। तो कैसे, अगर मुझे पर्टिकुलर निकालना हो ए का, तो मैं ए को निकालने के लिए इनमें से फिर नीचे क्या लिखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, ए प्लस बी, जो ओवरऑल सॉल्यूशन है। पूरे सॉल्यूशंस में से ही तो निकालूंगी ना किसी एक का, तो उस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला पहले निकालती हूँ किस तरीके से आपको लिखाना है। बस इतना समझ लो कि सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे, मोल निकालोगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालोगे, फिर हम दोनों को ऐड करते होते हैं। तो एज इट इज़ बस एक साइन होता है इसका, देखा होगा आपने, जीटा बोलते हैं इसको। बड़ा अलग सा ही एक्स बना हुआ होता है, शायद थोड़ा खतरनाक सा, इसको जीटा बोलते हैं, ठीक है। तो जीटा, अगर जीटा मुझे ए का निकालना होगा, बताना श्रेष्ठ क्या लिखूंगी मैं, एन ए, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बी का, तो क्या हो जाएगा, बी एन ए प्लस एन बी, यही निकालते होते हैं हम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करते हैं तभी समझ आएगा। ये आप लिख सकते हो, बस लिख सकते हो, ये जीटा बोलते हैं इसको, जो हम मोल फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं। लिखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोल नहीं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O6O2, C2H6O2, H6O2, और इसका गिवन मोलर मास है आपका m इज इक्वल्स टू 62, निकाल के दे रखा है, निकालना नहीं है आपको, ठीक है। मोलर मास 62 गिवन है। इन अ aqueous solution which contains 20% of C2H6O2 by mass, which contains 20% of C2H6O2 by mass. ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पहले देखो कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है,
क्योंकि हमें ए और बी दोनों कंपोनेंट चाहिए, ए और बी दोनों कंपोनेंट चाहिए इसके अंदर। आपसे हो जाएगा? नहीं लग रहा? बाकी उसे कुछ समझ आ रहा है? मोल फ्रैक्शन किसका करना है आपका? C2H6O2 का। और किस में डुबा रखा है मैंने उसे? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? वाटर, वाटर हो गया। तो सॉल्यूट दे रखा है आपको, सॉल्यूट भी दे रखा है और आपको सॉल्वेंट भी दे रखा है, मतलब ए और बी जो मैं लिख रही थी वो दोनों दे रखा है। ये क्या है? C2H6O2। और कितनी कंसंट्रेशन इसके दे रखी है? 20। 60 कहाँ से दे रही है? वो तो मोलर मास है 62। ठीक है, अगर ये 20% है तो हम लेट कर सकते हैं कि ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा कितना होगा? 100% का होगा। तो ये 20% है, तो बचा जो वाटर भाई बचे होंगे एक्वस सॉल्यूशन में वो कितने होंगे? 80% होएगा। ठीक है, यहाँ तक तो निकाल दिया। अब इसके आगे चल हो सकता है। फिर इसका क्या निकालना है हमें? जीटा ऑफ ए, मतलब ए लिखो और आप लोग यही C2H6O2 लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू कितना था? क्या लिखना था ऊपर? हमें मोल्स लिखने होते थे। ठीक है, मोल्स कितने ग्राम्स दे रखा है? ये 20 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा? पहले तो मोल्स निकालना है, तो मैं मोल फ्रैक्शन पे आ गई। पहले तो मोल्स निकालते हो ना। मोल्स कैसे निकालोगे बताओ? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना दे रखा है इसका? 62 दे रखा है। ठीक है, ये हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। मोल, इसको डिवाइड करके मुझे बता दो कितना आएगा। हो गया ना? बी का क्या है? बी का वाटर है। वाटर का कितना होता है? वाटर कितना परसेंट है? 80/H2O का कितना हो जाएगा? 18। फिर इसके बाद भी कुछ आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे। जब ये दोनों आंसर आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएगा ना आंसर, फिर इसके बाद क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। सर पे क्यों हाथ रख लिया? इतना भी बेकार नहीं है। इसके बाद जो भी इसका ये आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये x आ गया और ये y आ गया, तो आप क्या करोगे? आप मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए n, यहाँ पे n x की वैल्यू पुट कर दो। फिर यहाँ पे नीचे क्या पुट करना है? 80 + 20, 20 + 80 क्या करूँगी? जो ये निकला होगा वही दोनों को मैं प्लस करूँगी, x + y को प्लस करूँगी। शिव उड़ गया पूरा? थोड़ा थोड़ा। पहले गिवन मास बाई मोलर मास, मोल्स निकाल रही हूँ। जो भी आपका यहाँ पे आ गया होगा, फिर यहाँ पे आ गया होगा। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, ऐसे करके A = NA/NA + NB। चलो मोल सारा तो वही अभी तो निकाल ही रहे हैं ना ये x और y। तो x और y को मैंने क्या लिख दिया है? नीचे लिख दिया है यहाँ पे। और जो आपने पहले वाले का नंबर निकाला होगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कर लो। देखो मैं तुम्हारा पहले वाला 2 लिखवाऊंगी ज़रा, वाटर वेपर वाला बिना देखे। क्यों? मैंने बोलता था पुराना लिखवा देती हूँ, वाटर वाला एक, ये वाटर वेपर वाला एक, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला। याद है? कॉपर सल्फेट वाला था। हाँ, कॉपर सल्फेट वाला है। हम कोबाल्ट क्लोराइड वाला है। लिख दो कि लिख के देखना ज़रा। वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड 2। यहाँ पे आप 20 + 80 क्या कह रहे हो? नहीं, जो आपने निकाला होगा इसका 3.1 जैसे निकाला ना, दूसरे वाले का भी निकाला होगा 80/18 करके। उसको पहले निकालना। हाँ, फिर तभी हुआ, तभी ना x y खाली जगह छोड़ी है और x y को वहाँ पे पुट करना है। निकल गया शेष? 0.41 आया। ठीक है, 1 - 0.41 करोगे तो b का निकल जाएगा। अब मुझे पता नहीं करेक्ट निकला है कि नहीं, देखती हूँ आंसर, बाकियों का भी निकलने दो।
20 डिवाइडेड बाई डिवाइड का आंसर है तो 1 से माइनस करना। वो तो बी का निकालने के लिए करेंगे, बी का वैसे पूछा नहीं है, इसमें नहीं करना। पहले तो आप वहाँ तक चले जाओगे, वहाँ तक जाओ तो सही पहले, उसके बाद बताऊँगी आपको मैं। 20 डिवाइड बाई 62, फिर 80 डिवाइडेड बाई 18 है ना। तो इस वाले फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं करना, तो डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे जो भी आपको 20 डिवाइड बाई 62 प्लस 80 डिवाइड बाई 18, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल जाएगा, यानी कि जिसका पूछ रखा है C2H6, यही किया है आपने, इसी को सॉल्व किया है, ये सॉल्व करके निकल जाएगा। और बी का निकालने के लिए क्या करते हैं, वापस इस नंबर को वहाँ लिखना होता हमें, बट डायरेक्टली हम 1 माइनस वो नंबर कर देंगे तो भी बन जाएगा। क्या निकला, कुछ तो निकल रहा होगा। आप लोग कभी ना पॉइंट्स में ले जाते हो, ले जाओ कर दो तब भी बन जाएगा। आपका 4.1 आ गया है ना, थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो रहा है, बाकी सब तो सही है। कैलकुलेशन देख ले, चेक करिए। ऐसा ही कुछ आ रहा था, मेरे पास पूरा सॉल्यूशन नहीं है और डायरेक्ट आंसर है। 4.4 आ रहा है और दूसरा 3.1 आ रहा है, बस ठीक है, फिर कर जो दो जने को। आपको भी 3.1 आया था, फिर आगे चलो। लग रहा है रिवीजन में, बता आपको पेपर में आपको ही आ रहा है सॉल्यूशन सबसे पहले। थ्योरी वाला मैं तभी रिवीजन ही करा रही हूँ इस चैप्टर की ना, जल्दी जल्दी में, कोई डिटेल में नहीं, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाया आपको। हेनरीज लॉ, लॉर्ड्स लॉ करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद टाइम कितना रहेगा, टाइम था ना फोन में 356। बस थोड़ा सा कर लेते हैं। निकला किसी का कुछ आंसर? 51/75 आता है। फ़ोन से करके देखना, पता नहीं कितना आ रहा है, देखो सही है कि गलत है, कैलकुलेट करके बताना। क्या गुम गया आपका मन? नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालोगे हेनरीज लॉ। आंसर नहीं बताया आपने देवेंद्र, 4 पॉइंट कितना बोला था देवेंद्र आपका? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम हेनरीज लॉ, थ्योरी खत्म हमारी, सॉरी क्वेश्चन नंबरिकल वाला पार्ट खत्म। 2.4 फाइनल आंसर ना 4 की लाइन में आएगा। पॉइंट्स में आएगा। 4.77 वैसे आंसर था जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है, सॉल्यूशन मैंने किया नहीं है, बस आंसर लिखा है। वही आएगा। हाँ ए का बच्चे, ए का। हाँ अब इतना पता है 0.07 कुछ आ गया। 4.77 आंसर है, उसको सॉल्व करोगे तो 4.77 आंसर है, वो जो मैंने इक्वेशन लिख के दी है। यही सब सॉल्व कर रहे होगे ना उस टाइम से आप लोग, तो उसी की वैल्यू यहाँ एक्स में लिखी होगी, फिर वाई में लिखी होगी। वो वाला एक्स की वैल्यू है, डिवाइड करने के बाद आएगा। फाइनल आंसर बता रहे हो ना मुझे आप? हाँ तो फाइनल आंसर मैं भी बोलूँ जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया, 4 नहीं 4.77 है। इसके भी तो 4 की लाइन में आ रहा है, इसमें भी तो हाथ से किया, थोड़ा बहुत एरर है, पॉइंट का एरर था ना आपका, नहीं आ रहा। 0.4। फिर मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया वो बोले थे 20 डिवाइड बाई 662 कितना आया, ये कितना आया? सबका ऐसे क्या, फिर मैंने इसका भी सही आ गया, फिर जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया वो कैसे सही, बताना क्या था इसका? 0. इसका 3.1 है, चलो ठीक है। और ये भी 3.1, और ये कितना है? 4.4 आ गया। चलो ऐड करते हैं, 3.1 डिवाइडेड बाई 7.5, पॉइंट उड़ ही गया, 31/75 कितना आया? पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पॉइंट में ही आएगा, चलो पॉइंट रहने देते हो। क्या कह रहे हो? 0.32 नहीं आएगा ये ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ 0.32 नहीं आएगा। अब आप ही लोग बता रहे हो ना कल 3.1। मैम अगर 62/20 होता फिर आता 3. तो ये आप लोग 0.32
0.32 आप लोग खुद ही बता रहे हो, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका, तभी पूछ रही हूँ ना आप लोगों से। 4. तो 0.32 प्लस ऐड करना ज़रा 0.32 और 4.4 को सही से ऐड करना। इसका आंसर वहाँ गलत है या तो आप लोगों के पास गलत है। श्रेयस फिर आपका कैसे आंसर आया? 4.76. 72 76. अलग अलग कैलकुलेटर से अलग अलग आता है लोगों का। मैम मैंने 2 पॉइंट तक निकाल रखा है ना। अच्छा इसका 2 पॉइंट तक निकाल रखा है, अगर 1 तक ही लेंगे तो क्या आएगा? 72 आ रहा है। अब डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आएगा। 0.7 कुछ आएगा, 0.07. आप ही लोगों को बताओ, देखती हूँ या तो वहाँ आंसर गलत होगा क्योंकि उसका सॉल्यूशन है 0.06। ये तो पूरा ही गड़बड़ है फिर तो। आपने शेष कैसे निकाला फिर? आपको मेरे आंसर के जैसे अप्रॉक्स कैसे आ गया? 3.1 डिवाइडेड बाई ऊपर जाके तो वैसे भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं देखूंगी इसको, कोई बात नहीं। चलो अभी टाइम भी नहीं, इसको कैलकुलेशन में खुद चेक करती हूँ करके कॉपी पे हाथ पे। ये गड़बड़ कैसे होना चाहिए? फॉर्मूला तो यही लगेगा, चेक करेंगे, लेट्स सी। कोई बात नहीं, चलो आगे करते हैं। हेनरीज लॉ करते हैं बस लास्ट टॉपिक। मैच कर लो बोल दो सब CO2 का भी लिख के। CO2 नहीं लिखा वैसे आंसर ही आया जहाँ से मैंने लिया ना उसमें 4.77 है, क्योंकि इसमें अभी सॉल्यूशन मैंने किया नहीं, बस क्वेश्चन उठाया था उसमें 4. या तो क्वेश्चन ही आंसर गलत भी हो सकता है, नेट पे से लिया था तो। चलो हेनरीज लॉ लिखो, सबका सेम। इसका भी अप्रॉक्स आ गया ना, तभी मुझे लगा शायद सही होगा। थोड़ी बहुत नंबर की गड़बड़ी होगी, सॉल्व मैं खुद करके देखूंगी इसको। हेनरीज लॉ लिखो, लास्ट टॉपिक करेंगे आज का हम। सबने कोक पिया है? कोक तो सबने पिया होगा, क्या? कोको कोला वाला कोक रख के पिया है या बस एक बार बॉटल खोल के पूरी पी गई है? दोनों किया है। टेस्ट में कुछ फ़र्क होता है? शिव ने नहीं पिया? सोडियम ज़्यादा फील होता है डायरेक्टली पी। सोडियम कहता है पर टेस्ट के लिए। उसमें क्या होता है? CO2 होता है, सोडियम नहीं होता। कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं, देखते हैं उसको क्या आएगा। हाँ बताओ, पिया आपने? दोनों तरीके से पिया है बस या खोल के पूरा पी गए हो? रख के पिया। टेस्ट डिफरेंस बताएगा कोई मुझे क्या होता है? पहले अगर डायरेक्ट पीते हुए फीका होता है, वरना ऐसे वो आता है नॉर्मल सा मीठा होता है। कैसा हो जाता है? मीठा मीठा हो जाता है ज़्यादा? पहले फिर ज़्यादा रहती है, बाद में कम। अच्छा फेस कम हो जाती है। और आपके लिए कुछ ढंग का कोई आंसर नहीं बताना तुम लोगों ने। बस अगर कभी ना, अगर जब तुम्हें मन करे कि नहीं पीना तो ज़रा 4-5 दिन रख के छोड़ के देखना उसको फ्रिज में, ठीक है? वो पूरा मीठा मीठा सा टेस्ट लगेगा आपको, फिर तो कम होगी होगी और बहुत मीठा मीठा सा लगेगा। तो अब इसमें क्या होता है, जो कोक होती है उस कोक के अंदर जो CO2 गैस है ना, बहुत प्रेशर में डाली हुई होती है, मतलब कंप्रेस बहुत। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं वो किसके कॉन्टैक्ट में आ जाती है? एटमॉस्फेरिक, रहने दो उसको, सोडियम की बात नहीं करेंगे, पढ़ना हेनरीज लॉ है, ठीक है? गैस की बात करेंगे ना हम, गैस की फॉर्म में आता है वो, ठीक है? तो इसके बाद उसमें क्या होगा, वो जो एटमॉस्फेरिक वो गैस है किसके कांटेक्ट में आ जाएगी? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी CO2 की कम हो जाएगी, तो बेचारा गैस उड़ने लग जाता है और आपको मीठा मीठा जो भी इंग्रेडिएंट्स बाकी डाले हुए होते हैं उसकी वजह से वो आपको मीठा मीठा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो हेनरीज लॉ अगर हम समझने वाले हैं तो डायरेक्टली बेसिस किस पे है? गैस के ऊपर है, ठीक है? तो इसकी भी डेफिनेशन बस लिख लो। स्टेट क्या कर रहा है, वापस से रिवाइज हो जाएगा। हेनरीज लॉ इज़ द गैस लॉ, मतलब गैस लॉ की बात करनी है, इज़ द गैस लॉ विच स्टेट्स that the amount of gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above the liquid when the temperature is kept constant,
व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो बड़ी सी डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, गैस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हेनरीज लॉ कहता है कि जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ही गैस क्या होगी, उसके अंदर सॉल्युबल होगी, ठीक है, उतनी ही गैस सॉल्युबल होगी। हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं और क्या लगा देते हैं, KH, और यहाँ पे गैस के लिए अगर आपने X ले रखा है, अगर यहाँ पे X ले रखा है नाम, तो X, और ये KH को क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। याद है ना ये सारी चीज़ें, इसको हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। याद है ना आपको शेष, इसको हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ का बस यही कहना है, डेफिनेशन अपने लिखा कि वो क्या कहती है, स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ गैस, मतलब किसी भी लिक्विड में कितनी गैस डिजॉल्व है ये डिपेंड करती है कि आपने कितना प्रेशर लगाया है। ज़्यादा प्रेशर लगाया होगा तो गैस क्या होगी, ज़्यादा डिजॉल्व होएगी। कम प्रेशर लगाया होगा तो कम गैस डिजॉल्व होएगी आपकी, ठीक है, डिपेंड करता है प्रेशर पे। तभी लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस होती है, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने क्या लगा दिया, हेनरीज कांस्टेंट लगा दिया। अब इसके बाद बस लास्ट लिखो, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, नोट्स हैं सबके पास सॉल्युबिलिटी के, उसके अंदर एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। घुमा दिए कि बड़े हैं, बड़े कि घुमा दिए हैं सबने, उसमें एप्लीकेशंस लिखी हुई है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट है एप्लीकेशन लर्न करना हेनरीज लॉ का, ठीक है। एप्लीकेशन तो एक तो कोक वाली हो गई हमारे पास, दूसरी पता है एक मेन क्वेश्चन क्या बन के आता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो ठंडे पानी में तो जीवित रहते हैं, अगर उस पानी को मैं गर्म कर दूँ, मतलब उसको हीट कर दूँ, खौला दूँ पानी को, तो वो सारे के सारे एनिमल्स क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है वो हम हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस के ऊपर से समझेंगे। किसी को आंसर पता है इसका, ठीक है। नहीं, अडेप्टेबिलिटी नहीं, क्या हो जाएगा, उसको हीट कर रहे हैं ना हम, पानी में क्या होते हैं उनके डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना, तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करने वाली है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो वही हम हेनरीज लॉ गैस की बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, और वो पानी के अंदर है। तो याद रखना आपका, अगर हम सॉल्युबिलिटी हमेशा घटेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखना, आप लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी हमेशा घटेगी, तो मैंने वही एक्वाटिक एनिमल्स का पानी क्या कर दिया, गर्म कर दिया, बेचारे की ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जितने मेरीन या एक्वाटिक एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या, एक तो टेम्परेचर पे हो गया, ठीक है, लग गया। अगर आप टेम्परेचर की जगह प्रेशर क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ये दोनों रिलेशनशिप है हेनरीज लॉ का, जो एनसीईआरटी में लिखा है, ये भूलना नहीं है आपका। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद रॉल्ट्स लॉ रह गया, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो ये रिवीजन मैंने बिल्कुल ब्रीफ में कराया है। रिवीजन क्या इससे लेंदी कराऊं, समझ आ रहा था जिन्होंने पहले पढ़ रखा था, ठीक है। ये और लंबा करूं इसे, बोलो, ठीक है। रिवीजन के टाइप से बिल्कुल छोटा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद हमें ज़्यादा टाइम लग जाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2-3 दिन नहीं होगी, ये तो ख़त्म हमारा, मतलब इसके बाद अब एक दिन और लगाएंगे तो सॉल्यूशन की रिवीजन ख़त्म हो जाएगी। ऐसी रिवीजन मोस्टली मैं बोर्ड्स के टाइम ही करवाती थी, बट चलो सितंबर एग्ज़ाम आ रहा है तो भी करवा दिया। थोड़ा जल्दी आना है आपने देवेंद्र।